नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। हमारे साथ हैं संजय दीक्षित जी, जो हमको लेके जाएंगे एक घुमाने फिराने एक स्टोरी। ठीक है, संजय सर के साथ हम लोग हर जगह की बातें करते हैं और वही हमेशा बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज एक क्या होता है ना, एक राउंड अप टाइप हो जाता है। सो पहले तो नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते साहब, नमस्ते आपको। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। मैंने सुना है आप फ्री बर्ड हो गए। हाँ जी सर, हम फ्री बर्ड हैं और यही काम कर रहे हैं अभी। तो आप जैसे लोगों के आशीर्वाद से हम आगे चलेंगे। सर ये बताओ पहले तो, आपके हिसाब से इतना सब कुछ ये जुडिशरी में चल रहा है, देयर इज अ चर्न, इफ नथिंग एल्स, एंड ऑब्वियसली ऑपरचुन एक मोमेंट है हिस्ट्री के अंदर जहां पर एक रिफॉर्म ला के दे सकें, और उसके ऊपर बातें भी चल रही हैं, ये सब कुछ चल रहा है। बट एक चीज हमको दिखती है सर कि देर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सपोजेस, ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, दिस इज लाइक अ पावर गेम कि भाई वो एक स्टेप यहाँ पर लेता है तो यहाँ से एक चीज एक्सपोज होती है, फिर यहाँ से एक स्टेप लेता है, फिर यहाँ से एक चीज एक्सपोज होती है। व्हाट व्हाट इज हैपनिंग हियर? देखिए, आपने जो चरण वाली बात कही वो तो बात ठीक है, लेकिन वो जो चरण है ना, वो केवल पब्लिक में नहीं हो रही। वो केवल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में नहीं हो रही। वो चरण जो है वो विद इन जुडिशरी भी हो रही है। तो देखिए, एट एनी गिवन टाइम एक पोस्ट जो सुप्रीम कोर्ट जज की खुलती है, उसके लिए 25-30 एस्पिरेंट्स होते हैं। लेकिन जो पूरा सिस्टम है वो इतना ओपेक है कि देयर इज ट्रेमेंडस फ्रस्ट्रेशन वो विद इन द जुडिशरी इटसेल्फ। हाई कोर्ट जजेस में भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। वो भी जो है वो उनको पता नहीं कि भाई क्या क्राइटेरिया है। और बार में भी ये चलता रहता है कि भाई जिसका जैक होगा वही ऊपर जाएगा। तो आपने इसका जो आउटपोरिंग देखा होगा, आपने जिस तरह से जो सारी की सारी जो बार एसोसिएशंस थी वो एकमत हो गई थी आपके ये जस्टिस यशवंत वर्मा के विरुद्ध। वो दिखाता है कि देयर इज मोर चर्न विद इन दी सिस्टम देन इट इज आउटसाइड। आउटसाइड भी है डेफिनेटली, और खास तौर से वो चूंकि मेरे ख्याल से जस्टिस पारदीवाला क्रॉस द लाइन, तो उस वजह से और ज्यादा है। वरना जितना बाहर है उससे ज्यादा अंदर है। और लॉट ऑफ पीपल, आई एम टॉकिंग टू लॉट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, वो जो है वो दे आर डीपली डिससेटिस्फाइड विद दिस सिस्टम। बहुत सारे लोग जो है वो पर्सनल प्रेजुडिसेस की वजह से बहुत सारे अच्छे जजेस, आप देखिए जस्टिस एपी शाह जैसे, जिनको तो लॉ कमीशन का चेयरमैन भी बनाया गया बाद में, फाइन जजेस, दे कुड नॉट मेक इट क्योंकि कॉलेजियम में बैठा हुआ कोई एक व्यक्ति जो था वो उनके विरोध में था। तो ये जो पर्सनल ओपिनियंस से पूरा का पूरा एक कोजी क्लब वाला सिस्टम चल रहा है, उसको लेके विद इन जुडिशरी भी बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। और जो आप ये देख रहे हैं ना, ये जो बातें बाहर आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं? वो विद इन सिस्टम से ही आ रही है। जी। सर कल जस्टिस गोगोई का एक स्टेटमेंट आया जहां पर उन्होंने बोला, ईदर द जुडिशरी रिफॉर्म्स इटसेल्फ और बिकम्स ऑब्सोलीट। ये उनका बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है और वो किसी शो पे थे जहां पर उन्होंने बात करी है। तो आप जो बोल रहे हो कि विद इन द जुडिशरी ऑल्सो देर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ चर्न, बट उस चर्न को क्या प्रेशराइज करना पड़ेगा गवर्नमेंट को क्योंकि जिस तरह से एक्टिविटीज चल रही है, चंद्रचूड़ साहब के ऊपर कोई बोलता है कि कुछ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रखी है, ये जस्टिस वर्मा के ऊपर काफी मतलब प्रेशर डाला जा रहा है, the attacks are from what do you call, the political end, vice president's end, uh, all that is happening. तो आपको क्या लग रहा है कि इस ये इतना, this won't be that easy, that's why so much pressure has been put across? क्या सीन है सर? देखिए, इशू ये है कि भैया एफआईआर होगी कि नहीं होगी। अब एफआईआर का राइट जो है एक तरह से इन्होंने लॉ अमेंड करके अपने हाथ में ले लिया कि साहब की एक इम्यूनिटी ग्रांट कर दी। लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में इम्यूनिटी केवल प्रेसिडेंट और गवर्नर को है, और वो भी तभी तक है जब तक वो उस पोस्ट पे रहते हैं।
अब इन्होंने सारे हाई कोर्ट जजेस और सारे सुप्रीम कोर्ट जजेस नंबर अबाउट 5000 या मे बी 3000, उनके सबको इम्यूनिटी ग्रांट कर दी और एक ऊपर ठाल दिया कि साहब की विदाउट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कितनी भी हीनस क्राइम हो, आप एफआईआर नहीं कर सकते। अब ये नोट वाला जो मामला है, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही? अगर एफआईआर नहीं है तो आप वो जो केस प्रॉपर्टी है उसको जब्त कैसे करोगे विदाउट एफआईआर? यही तो इश्यू आ रहा है ना। अब जो बैठी हुई है वहां पर जो कमेटी, वो ही पूछ रही है पुलिस वालों से आपने उनको जब्त क्यों नहीं किया? वो कह रहे साहब हम कैसे जब्त करते विदाउट एफआईआर? हमारे पास तो एक ही ऑप्शन था, ऊपर वालों को बता देते, फिर ऊपर वालों को परमिशन लेनी थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, परमिशन मिली या नहीं मिली। जब तक हमको कन्वे नहीं होगा हम एफआईआर कैसे फाइल करेंगे, और जब एफआईआर नहीं करेंगे तो वो प्रॉपर्टी को जब्त कैसे करेंगे, सीज कैसे करेंगे, सीजर मेमो कैसे बनाएंगे? सीजर मेमो बनता है और सीजर मेमो में केस का रेफरेंस देना पड़ता है। विदाउट सीजर मेमो यू कैन नॉट सीज एनीथिंग। तो ये सारी जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है, इसको कैसे किया जाए? शमित मुखर्जी हुआ करते थे, आप देखिए उस टाइम पे वीएन खरे थे जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो शमित मुखर्जी की बहुत सारा एविडेंस आ गया। आपने जापानी समोसा वगैरह सुना होगा, आजकल चल रहा है वो जापानी समोसा और ये सब, वो उनकी सारी हरकतें जो थी वो आ गई रिकॉर्ड पे और उनको फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिखाया गया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गॉट स्कैंडलाइज्ड और उन्होंने इनको श्रीमान जी को बुलाया और कहा तुम रिजाइन कर दो। तो शमित मुखर्जी ने पहले रिजाइन करने से मना किया कि नहीं करता मैं रिजाइन। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर मैं तुम्हारे एफआईआर की सैंक्शन देता हूँ। तो उन्होंने रिजाइन कर दिया और रिजाइन कर दिया और रिजाइन करने के 3 घंटे बाद वो रेजिग्नेशन वापस ले लिया, क्योंकि किसी ने उनको बताया कि अब तुमने रिजाइन कर दिया, अब तो तुम्हारी इम्यूनिटी खत्म हो गई। तो फिर उन्होंने 3 घंटे बाद उसको वापस ले लिया, लेकिन तब तक उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो चुका था प्रेसिडेंट से। फिर उसके बाद बेचारे अरेस्ट भी हुए, जेल भी गए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन केस मुझे बताया जा रहा है कि साहब वो केस आज तक फाइनल नहीं हुआ। तो जब इस तरह के आप ओपेक सिस्टम्स बना देंगे और एक पर्टिकुलर क्लास को बिल्कुल आप अबव द लॉ रख देंगे, तो फिर ऑब्सोलिसेंस तो आनी ही आनी है। इसलिए जस्टिस गोगोई जो कह रहे हैं, और वो और भी बहुत कुछ कह रहे हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि साहब कि जब मैंने इसको थोड़ा-सा रिफॉर्म करने का ट्राई किया तो मुझे ही फँसा दिया गया। आपको ध्यान है ना, उनके खिलाफ चार्जेस लगा दिए गए थे। आपके सेक्सुअल ऑफेंसेस के। ऐसे ही आपने देखा दीपक मिश्रा Oh, me ने, too. Me too, हाँ, Me Too movement. हाँ, वो दीपक मिश्रा जो थे, जस्टिस दीपक मिश्रा, वो कुछ ट्राई कर रहे थे तो उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का मोशन चला दिया। अब किसी जज के खिलाफ इम्पीचमेंट का मोशन चला देना ही उसको बैकफुट पे जाने के लिए मजबूर कर देता है। तो ये सारे काम तो कांग्रेसियों ने किए हैं ना जम के। तो आप देखिए कि कितना चरण है। जो लोग बाहर हैं, जो लोग रिटायर हो चुके हैं, वो खुल के बोल रहे हैं इसके। जैसे जस्टिस रस्तोगी ने जस्टिस पारदीवाला को क्रिटिसाइज़ किया। जस्टिस रस्तोगी तो अभी रिटायर हुए 6 महीने पहले। वो कह रहे हैं कि भई ये गलत किया। एट द लीस्ट इट शुड हैव बीन सेंट टू लार्जर बेंच। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को तो डिफाई कर ही रहे हैं, खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहा है। एक अकेला आदमी कॉन्स्टिट्यूशन लिखे दे रहा है। तो इश्यूज़ तो हैं, और इश्यूज़ चूँकि अब चर्निंग फ्रॉम विदिन भी है और बहुत है विदिन, फ्रॉम विदिन। और मुझे लगता है कि अगर आप आज रेफरेंडम करा लें सारे हाई कोर्ट जजेस का और सुप्रीम कोर्ट जजेस का, अच्छा सुप्रीम कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम में नहीं जाने वाले हैं, वो इस सिस्टम के पूरी तरह से खिलाफ है। भाई कॉलेजियम का सिस्टम ये है कि 3 जजेस जो टॉप के हैं, वो तो हाई कोर्ट जजेस को चुनते हैं, और जो 5 जजेस हैं टॉप के, वो सुप्रीम कोर्ट जजेस को चुनते हैं। जिनको कॉलेजियम में जाने का मौका नहीं मिलना है, जो कि 70% ऑफ द जजेस हैं,
वो इसके पूरे खिलाफ है। आप सुप्रीम कोर्ट जजेस में आज पोलिंग करा लीजिए तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए जो एनजेएसी की जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, उसका भी विरोध किया गया था जब एनजेएसी को ये लोग सुन रहे थे, क्योंकि एनजेएसी में जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई थी उसमें मेरे ख्याल से सारे के सारे वो थे जो कॉलेजियम में या तो थे या जाने वाले थे। तो उनका वेस्टेड इंटरेस्ट था कॉलेजियम में। तो ये कहा गया कि भाई आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है कॉलेजियम में, आप ऐसी बेंच कॉन्स्टिट्यूट कीजिए जिसमें से कोई भी कॉलेजियम में नहीं जाने वाला। और उसमें भी आपके जस्टिस चेलेमेश्वर ने तो एनजेएसी को सपोर्ट ही किया था। उनकी पर्सनल ग्रज थी। वो और दीपक मिश्रा जो थे, वो सेम डे जज बने थे, लेकिन दीपक मिश्रा को उनके ऊपर सीनियरिटी दे दी गई। तो और दीपक मिश्रा ने उनको ही आउट रिटायर्ड हिम। तो उनकी अपनी एक पर्सनल इश्यू उसमें थी। तो ये जो है ना, ये इतना ज़्यादा इट इज़ नो लॉन्गर, जो पूरा जो सिस्टम है, इट इज़ नो लॉन्गर ऑब्जेक्टिव। ये सबका सब पर्सनल प्रेफरेंसेस, पर्सनल प्रेजुडिसेस, पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, पॉलिटिक्स। उस उससे जो है, हाँ, वो कई कई लोग कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स विद इन द जुडिशरी इज मोर देन पॉलिटिक्स आउटसाइड द जुडिशरी। वही, दैट्स द होल थिंग सर। एंड आई मीन, एक जस्टिस पंकज मित्तल हैं, उन्होंने उस दिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट दिया कि भाई हमारी जुडिशरी के अंदर वैल्यूज होनी चाहिए महाभारत, गीता और रामायण की। बिल्कुल मैं सही बोला, कहा। और जस्टिस पंकज मित्तल तो सर्विंग है। "हम्म, अब आप देखिए, वो जस्टिस पंकज मित्तल जो थे, अगर नॉर्मल कोर्स में वो एलिवेट होते तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते, लेकिन उनको नॉर्मल कोर्स में एलिवेट नहीं होने दिया। उनके ऊपर सुपरसीड कर दिए कई सारे लोग, उनको एंड सुपरसीड ही इज कर अ दिया। वेरी स्टैंड अप कैरेक्टर, नॉट बिकॉज उन्होंने हिंदुत्व की मेंशन करी है, बट अदरवाइज ऑल्सो उनके जो जजमेंट्स और ये सब आए हैं, उनके स्टेटमेंट्स हैं, वेरी स्टैंड अप कैरेक्टर। अब यही पॉलिटिक्स है सर। सर दूसरी तरफ जाते हैं हम लोग, एक पूरा हमारी जो सबसे प्यारी प्यारी ऑपोजिशन पार्टी है उनके साथ गए हुए हैं बाहर, और वहां देखते हैं कि वो तो पूरी तरह से एकदम, भैया इलेक्शन स्टीलिंग पे, यहाँ पर तो इवन द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कोई इलेक्शन स्टीलिंग विलिंग नहीं है, बट उनका कोर्ट ही अलग चलता है वो। तो ये क्या चक्कर है सर? व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? ये लास्ट स्ट्रॉ, क्या ब्रीफिंग लेने गए हैं, क्या लेने गए हैं वहां पर? बिकॉज यहाँ पर जो सिचुएशन दिखती है उनके, अभी ये जो एफआईआर क्या वो चार्जशीट लग गई है, पूरी आधी फैमिली वहां खड़ी होगी, एक्सेप्ट फॉर आई थिंक प्रियंका गांधी वाड्रा, एवरीबडी इज गोइंग टू बी स्टैंडिंग देयर। तो ये क्या, व्हाट इज हैपनिंग हियर, एंड आपको क्या लगता है इनके आगे क्या कदम होंगे सर? ब्रीफिंग से ज्यादा तो मुझे लगता है डी ब्रीफिंग करने गए। ये उनकी ब्रीफिंग नहीं हो रही है, ये स्वयं ब्रीफिंग करने गए कि साहब देखो ये क्या हो रहा है। अच्छा, जो इन्होंने इनको सपोर्ट किया और फंड किया है, वो इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि यार तुमको जितना हम कर सकते थे अपने टाइम में उतना कर दिया, उसके बाद भी तुम जो है वो पूरी तरह से फेल हो, क्या करें हम तुम्हारा। अब उनका जो दूसरा प्यादा था केजरीवाल, वो भी बुरी तरह से फेल है। तो वो इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपको हम क्यों सपोर्ट करें, क्योंकि आप जो है वो साउथ अफ्रीका को इंग्लैंड बना देते हो। आप 1893 की इंसिडेंट में अपने ग्रेट ग्रैंडफादर नेहरू जी को ले आते हो, जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय 4 साल के थे, और उस समय तक इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर पता चला, अभी लोगों ने रिसर्च करके निकाल लिया, आजकल तो भाई आप जानते हो इंटरनेट का ज़माना है, तो लोगों ने ये रिसर्च करके निकाल लिया कि उस समय तक तो पैसेंजर ट्रेन्स इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से गुजरती ही नहीं थी, केवल फ्रेट ट्रेन्स जाती थी। तो जब इस तरह की बातें ये करके वहाँ पहुँचे, तो इनको जो है वो सत्यनारायण गंगाराम बड़ई ने कहा कि भई देखो ऐसा है, मैं तुमको इतना सपोर्ट कर रहा हूँ, तुम्हारे चक्कर में मेरी फंडिंग भी चली गई। उस यूएस एड की मुझको डायरेक्ट फंडिंग आती थी, वो भी नहीं है। आप जानते हो कैसे पाई-पाई जोड़ के अपना पेट काट के मैं तुम्हारे ये अरेंज करता हूँ विज़िट, इनका मतलब क्या है? बेवकूफ़ कहीं के। इस तरह की बातें करके हमारा सारा इन्वेस्टमेंट जो है तुम बर्बाद कर देते हो। अब इन्वेस्टमेंट की छोड़ो, मेरा पर्सनल लॉस हो गया। चलो तुमको सोरोस वालों से मिलवाते हैं, उनसे डाँट पड़वाते हैं तुमको। तो वो डाँट खाने गया है।
आपको क्या और लगता जब है ये डांट जो खाता है तो थोड़ा बहुत चूंकि ये दिखाने के लिए कि साहब कि हाँ भाई वो बड़ा भारी है, एक इंटेलेक्चुअल है, उसको इधर हाँ उधर बैठाल देते हैं और कुछ बोलता है। और कुछ भी करो आप, अगर उसको क्वेश्चंस पूछने के लिए लोगों को फ्री कर दिया जाता है उससे, तो वहीं फंस जाता है। अब ये है कि साहब कि क्या बोले उसको, कि अब लोगों का कहना है कि साहब कि नहीं, राजा भले नंगा हो, सब चिल्ला-चिल्ला के कह रहे हैं, नहीं साहब राजा ने कपड़े पहने हुए हैं, राजा ने कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग कह देते हैं, अरे! ये तो नंगा है। जी। ये जो अभी 11 साल के बाद सडनली बोलते हैं ना कि भाई अभी केस ऑन हो गए, मेरा मानना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि दैट मेरे को ये दिखता है कि इट्स लाइक भैया हमारी तरफ से कुछ नहीं है, ये तो इतना टाइम अभी वो उसमें लगा, मैं क्या करूं उसके अंदर, यू नो व्हाट एम आई सपोज टू डू भाई। इतना टाइम से इतना टाइम से जो ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके बाद से जो भी चीज निकली है भाई वो तो वो कर रहे हैं, उनसे पूछिए, एजेंसी है, कोर्ट के पास जाइए। तो आपको क्या लगता है ये दिस इज अनदर वे ऑफ पुटिंग अनदर स्टेप ऑफ पुटिंग प्रेशर ऑन द जुडिशरी एंड दीज गाइस, तो विरोध रोकने के लिए? इससे तो विरोध बढ़ेगा सर। विरोध क्या बढ़ेगा? वैसे भी अल्टीमेटली तो लोग सवाल पूछ ही रहे थे ना कि भई क्या आपने किया इसके लिए? तो प्रेशर तो सरकार के ऊपर भी था ना, बिकॉज़ पीपल कीप अक्यूजिंग कि साहब आप इनको कुछ करना नहीं चाहते हो। अच्छा, अब इनको चार्जशीट वार्जशीट कर दी है, आगे प्रोसेस चलेगा, तो कुछ लीवरेज भी बना लेंगे। हो सकता है अपने कुछ 2-4 काम निकलवा लें। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वगैरह करना हो तो उसमें कहा कि भाई ठीक है, तमीज़ से रहो, तो तुम्हारा इसको थोड़ा हम डिले कर देंगे। ऑफ एंड ऑन जैसे करते हैं ना, जैसे हमारे शरद पवार जी को कर लेते हैं कभी-कभी, और जैसे और 2-4 इस तरह के नेता हैं ना, उनके ऊपर कभी ऑफ कभी ऑन कर देते हैं। इसी इसी तरह का लीवरेज है, मुझे लगता है, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे लगता है कि इनकी जो ओरिजिनल इंटेंट थी ना कि भई इसको खत्म ही करो, इसको कांग्रेस को, क्योंकि ये जितना भी रहते ही है ना, इस गंदगी फैलाता है हर वक़्त। ये राहुल गांधी जिनके चंगुल में है, मैं आपको साफ बता देता हूँ किसके चंगुल में है, ये आप देखते होंगे सोरोस वगैरह फंड करते हैं। एजेंडा जो है वो आपके आता है फ्रांस से। ये जो आपके जाफरल्लाह वगैरह का जो गैंग है, ये इनको सोरोस वगैरह को भी एजेंडा यही सप्लाई करता है, और इनको भी एजेंडा वहीं से फ़िल्टर होके वही वाला एजेंडा आता है। और आपने देखा होगा, ये तो गए थे ना वहाँ पे, ये फ्रांस में, और जो उनकी वो यूनिवर्सिटी है, साइंस पॉलिटिकल साइंस वाली, तो वहाँ पे जेफरलॉ के साथ में बैठ के सवाल-जवाब सब कुछ स्क्रिप्टेड। स्क्रिप्टेड कैसा होता है, आपने संदीप दीक्षित वाला जो है, जो भी क्लिपिंग्स चल रही हैं उसको देख-देख के आप हँस ही रहे होंगे। तो मैन डज़न्ट इवन साउंड कन्विंसिंग, दैट इज़ द प्रॉब्लम। उसके खुद के जो चेले हैं उनको कन्विंस नहीं होते। उनके जो लोग हैं खुद चले गए वहाँ पे, बिहार में भेज दिया बेचारे खड़गे साहब को, और खड़गे साहब की मीटिंग में उन्होंने 20-30 हज़ार की व्यवस्था की, आए 500 लोग। तो वहाँ का जो जिलाध्यक्ष था वो उसको सस्पेंड कर दिया। आप बताओ, आप गए तो बक्सर क्यों गए? बक्सर इज़ द हार्टलैंड ऑफ ब्राह्मण पॉलिटिक्स। उस ब्राह्मण पॉलिटिक्स के सेंटर में आप खड़गे जी को भेज देते हो, और खड़गे जी को भेज के और बाद में पांडे जी जो हैं वहाँ के अध्यक्ष, उनको आप निकाल। निकाल देते हो। तो इस सब से आपने क्या किया? तेजस्वी यादव हँस रहा होगा, चलो बढ़िया हुआ। तो आप यदि देखते हो कि इसमें से आपको कोई देयर मे बी सम मेथड इन मैडनेस, बट दैट मेथड इन मैडनेस एक्चुअली बिलॉन्ग्स टू हिज हैंडलर्स। उनके हैंडलर्स के पास तो मेथड है, इस बंदे के पास कोई मेथड नहीं है। आज इस बंदे सुबह के पास कोई मेथड नहीं है, इसको रटा दिया गया है, इसको सिखा दिया गया है कि तू तो कास्ट पॉलिटिक्स की बात करता रहे, और तू तो इस तरह के जितने भी डिवाइसिव मैक्सिमम हो सकते हैं, इस तरह के आप लॉ लाता रहे, हैं? जो रोहित वेमुला एक्ट ले आ,
और कुछ ऐसा कर, सबको आपस में लड़ा, बस ये है, तेरे को हम एजेंडा देते रहते हैं तो बस बोलता जा। अब वो बोलता है और उसको रैशनलाइज भी नहीं कर पाता है, तो ही कम्स आउट लाइक व्हाट यू थिंक इनकोहेरेंट, ऑफ हिम। ही इनकोहेरेंट, आई मीन, yes, incoherent is uh, very very mild description, of course, but I will take it. आई मीन इट्स नॉट, आई एम नॉट वांटिंग टू, मैं उसकी पर्सनल उस पे कुछ नहीं बोल रहा, एज अ पॉलिटिशियन ही इज प्रीटी इनकोहेरेंट विद द सब्जेक्ट, और डेप्थ नहीं है सर। अभी आप देखो, आई मीन इफ यू कंपेयर इट, हमारे अमित शाह साहब हैं, योगी साहब हैं, इफ दे पिक अप अ सब्जेक्ट, ये पढ़ पुढ़ के आते हैं, दे ब्लडी सितर पथरा फाड़ सकते हैं बंदे का वहां पर खड़े होके विद और आप एनीवन। देखो ना, ये अमित शाह को देखो, योगी को देखो, फैंटास्टिक। ये लोग जाते हैं, ये ओपन क्वेश्चंस फेस करते हैं, एंड जो सामने वाला होता है उसकी बोलती बंद कर देते हैं। एंड दे आर नॉट जस्ट शार्प ऑन द सब्जेक्ट, ये शार्प ऑन द सब्जेक्ट हैं, तीन चार लोगों की टांगे भी तोड़ देते हैं बीच में, एंड दे आर फनी आल्सो ऑन टॉप ऑफ इट। दैट मींस दे आर सुपर कॉन्फिडेंट with regards to यस what यस, they're doing. So एब्सोल्युटली। that's what I'm saying. Incoherence है सर। सर बट एक और आज एक मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग सा इनका जो इकोसिस्टम है, आईटी सेलिए जो इनके हैं, इनकी तरफ से मैंने एक स्टेटमेंट देखा कि भाई अभी हम प्रोसिक्यूशन स्टेटमेंट लगाएंगे और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएंगे, नो लेस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ साहब के ऊपर। मैंने बोला यार ये लोग तो अभी तक गड्ढा खोद रहे थे अपने सामने, अब ये समंदर खोलना शुरू हो गए, ये खुद ही डूबेंगे वहां पर। how long do you think they will escalate this? Because there is, I mean, लुक सर, मैं अगर मोदी साहब हूं ना इस टाइम पे, मैं तो 5 दिन और चुप रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये साले खुद ही गिरेंगे अपने गड्ढे के अंदर। ये तो let them fall. इनका एक प्रैक्टिस्ड टेम्पलेट है और ये करते रहे हैं। मैंने आपको भी बताया कि किस तरह से इन्होंने रंजन गोगोई का पीछा किया, उसके पहले दीपक मिश्रा का पीछा किया। दीपक मिश्रा के खिलाफ तो इन्होंने चार जजेस को ही बैठा दिया था, आपको याद हो। उन 4 जजेस में गोगोई साहब भी थे, तो इनको गोगोई साहब से बहुत उम्मीदें थी। दे थॉट गोगोई वाज वन ऑफ हिज ओन, वन ऑफ देयर ओन। बाद में गोगोई साहब जो थे, वो पता चला कि वो तो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, और वो जब भी निकलते थे कोर्ट के लिए तो सबसे पहले अपनी माँ के पैर छू के और मंदिर में दर्शन करके, जो उनके घर में मंदिर था वहाँ दर्शन करके तब तो कोर्ट आते थे वो। और फिर उन्होंने इनकी ऐसी-तैसी कर दी, और राम जन्मभूमि वाला जो जजमेंट है, वो इनकी लाख कोशिशों के बाद उन्होंने उसको फाइनल कर दिया। और न केवल फाइनल कर दिया उसको 5-0, जिसमें जस्टिस अब्दुल नज़ीर जैसे जो थे उनको भी उन्होंने अपने तरफ रखा, और ये भी ज़ाहिर नहीं होने दिया कि वो जजमेंट लिखा किसने। तो इनको तो बड़ा शॉक पहुँचा। फिर चंद्रचूड़ को दे रिगार्डेड चंद्रचूड़ एज़ देयर ओन, क्योंकि चंद्रचूड़ जी जो है वो हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं, और बहुत सारे जो वोक सिंड्रोम, खास तौर से एलजीबीटीक्यू वाले और सूरज अंगड़े वाले, ये सब वो डिस्प्ले कर रहे थे। तब इन्होंने देखा कि वो इनका काम कर देंगे। वो उन्होंने भी इनको जो है वो निराश किया। निराश किया इन द सेंस कि कुछ तो इनको रिलीफ विलीफ दी एएमयू वाले मामले में, इक्का-दुक्का कहीं-कहीं। लेकिन लार्जली they were very disappointed. They were very disappointed, क्योंकि I have infiltrated into number of their groups. तो मैं वहाँ पे देखता रहता हूँ इनका डिसअपॉइंटमेंट जो आता है। They said they will never forgive चंद्रचूड़। इसलिए उन्होंने जो है वो काशी विश्वनाथ वाला जो है वो अलाउ कर दिया था। और ऑल्सो बिकॉज दे थिंक कि वो जो जजमेंट है राम मंदिर वाला, वो चंद्रचूड़ ने लिखा है। तो वो चंद्रचूड़ से भी परेशान हो गए। अब 2 लोग जो आए हैं, अब ये तो स्टॉप गैप टाइप के हैं, 6-6 महीने वाले हैं। अब इसके बाद सूर्यकांत आएँगे, वो पंजाब हरियाणा वाले हैं, वो थोड़ा-सा बिल्कुल जिसको कहें वो देसी टाइप के हैं, उ उनसे इनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें वैसे भी नहीं है। तो ये तरह-तरह के प्रेशर डालते हैं, और ख़ास तौर से अगर कोई दिल्ली से होता है ना जज, तो दिल्ली वाला जज, क्योंकि आपके जो प्रेज़ेंट जज हैं संजीव खन्ना, ये दिल्ली से है, दिल्ली हाई कोर्ट के हैं। तो ये इनके ऊपर बहुत कुछ होल्ड करते हैं दुनिया भर के, उनके इनका काम ही है सबकी डोज़ियर बना के रखना, और उनको ट्राई एंड ब्लैकमेल, हर तरह से पार्टीज़ में बुलाना, अपने फाउंडेशंस बना रखे हैं, उनके लेक्चर करवाते हैं, उनके लेक्चर में वाहवाही करवाएँगे, और इनके जो आपके फाउंडेशंस हैं अब्रॉड,
जिनसे इनके लिंक हैं, वो इनको बुलाएंगे और वहाँ इनका लेक्चर करवाएंगे। बहुत सारे लोग इसी से बड़े खुश हो जाते हैं कि साहब उनको हार्वर्ड में लेक्चर देने के लिए बुला लिया गया, या फोर्ड फाउंडेशन ने उनको लेक्चर देने के लिए बुला लिया, या उनकी किसी फंडेड यूनिवर्सिटी ने बुला लिया, तो इससे ही बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, तो इसी से ओबलाइज रहते हैं। ऊपर से बहुत सारे के जो है वो परिवार वाले जो हैं वो लगे हुए हैं कि एनजीओज में। अब ये तो इतना डीप सीटेड मामला है। अभी आप इसी में देख लो ना, ये जो ग्रुप ऑफ 5 जो निकला, वो ग्रुप ऑफ 5 में कौन है? ग्रुप ऑफ 5 में तो जो उनके लिंकअप्स हैं वो पुराने रिटायर्ड जजेस के संतानों से हैं। तो पूरा जो इस तरह से चल रहा है ना, तो ये जो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, इनकी जो सक्सेस है या इनकी जो पावर है, उसका सीक्रेट यही है। भाई अरबों कमाते हैं ये, अरबों में से करोड़ों खर्च कर देते हैं। एंड वो बॉयज है ना, इट्स द बॉयज क्लब, यू नो, द ओल्ड बॉयज क्लब, उसको वो मेंटेन करा हुआ है कि यार, ओ यू आर फ्रॉम द सेम स्कूल, या स्टिफेनियन एंड यू नो, इट्स वो दिल्ली में एक जो ओल्ड बॉयज क्लब है, कलम्बा या स्टिफेनियन, एंड नो, नथिंग, नो डिसरिगार्ड अच्छा, टू दिस, आई हैव जो फ्रेंड्स फ्रॉम दोस। बाहर से जजेस आते हैं उनको कोऑप्ट करने का काम करते हैं। जी 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 सर, एक ये जो अभी निशिकांत दुबे जी हैं, इनके ऊपर कंटेम्प्ट की बात करी जा रही है, आज भी वो मैटर लिस्ट हुआ है, आई बिलीव द कोर्ट हैज सेड कि नेक्स्ट वीक देखेंगे इसको, दे आर पुशिंग इट अवे, कि बोला तो कुछ नहीं, नहीं वो है तो कर उन्होंने। ही नहीं सकते ना। अगर भाई देखो, कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसी तैसी करनी हो तो कर ही दो। वैसे तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में जो लॉ है वो तो ये कहता है कि अटॉर्नी जनरल, अगर सुप्रीम कोर्ट में करना है तो अटॉर्नी जनरल की आपको परमिशन चाहिए, और अगर आपको हाई कोर्ट में करना है तो एडवोकेट जनरल की परमिशन चाहिए। जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है तो वो इट हैज टू हैव अ परमिशन फ्रॉम आइदर द एडवोकेट जनरल फॉर हाई कोर्ट और द अटॉर्नी जनरल फॉर द सुप्रीम कोर्ट। सो तो वही जो मैटर बोला है, आई मीन द पार्टी, अभी ये तो 15 लोगों ने फाइल करा है, इट सेज यू नो कि भाई गवर्नमेंट नॉट डूइंग एनीथिंग डिस्पाइट लेटर्स टू एजी एंड एसजी, so the bench of Justice Gawai and Justice Masih has said that we will hear it next week. तो ये तो करते रहेंगे ना, ये तो इनका तरीका है। प्रेशर टैक्टिक्स करने में आई मस्ट से द इकोसिस्टम इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग यही करने एंड में ठीक है सर, बाकी और कुछ नहीं आता इनको। प्रेशर टैक्टिक्स करते रहते हैं, सभी के खिलाफ और करते रहते हैं। हमारे हमारे आपके खिलाफ हमारे नहीं करते क्या? हमारे आपके खिलाफ केसेस नहीं लगाते क्या ये? नहीं, हमारे वाले काम करने में सुपर्ब हैं। ठीक है, काम करा लो, डेवलपमेंट करा लो, ब्रिलियंट। अब प्रेशर टैक्टिक्स दिख रहा है, सीख रहे हैं, तो चलो ठीक है, एटलीस्ट कुछ तो अकल आई। बट सर, ये जो आई मीन वेस्ट बंगाल का सिचुएशन ले लीजिए, आपका एक व्यू है जो आपने काफी एयर करा है इसके ऊपर। आई स्टिल पर्सनली हैव नॉट मेड अ व्यू पॉइंट। मेरे बंगाली फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं कि भाई दुर्गा पूजा से पहले कुछ मत करना है यार, यू वोंट बी एबल टू फिगर दिस आउट, बीजेपी को नहीं समझ में आएगा टू हैंडल दिस। वन पार्ट सेज दैट, वन पार्ट सेज कि भाई अभी लगना चाहिए, वी नीड टू गो इनसाइड, वी नीड टू क्लियर इट, डोंट बॉदर अबाउट द पॉलिटिक ऑफ इट, अंदर जाओ, साफ सफाई करो, पिछवाड़े तोड़ो, you know, and come out, and you know, after that let the people decide if they want to bring that woman back. Congratulations to West Bengal, thank you very much, आगे चलो। So what is your, I mean, how would you kind of look at this, sir? मैं तो आई लुक एट इट, I don't put politics at number one. I say that you have a commitment morally as well as constitutionally. वहां की 40% जनता ने आपको वोट दिए। ये उन 40% को तंग क्या कर रहे हो? उनको बिल्कुल एक तरह से उनकी ऐसी तैसी किए दे रहे हैं। Harassment, literally harassment है सर। हैरेसमेंट छोड़ो, वो तो दे आर ऑन अ क्लिंग स्ट्री Yeah. कि जिसने भी बीजेपी को वोट दे दिया हम तो उसको मार ही डालेंगे। आपका कोई कमिटमेंट नहीं है कि भाई वो 4% ने वोट नहीं दिया इसलिए हम 40% को भी हम कंडेम कर देंगे, ये तो बंगाली बेकार है। जिनने तुमको वोट दी उनका क्या? और हर चीज वोट की निगाह से देखोगे? वो पूरी की पूरी टेरिटरी जो है वो बांग्लादेश बनी जा रही है, आपका कोई कमिटमेंट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली यू आर मैंडेटेड टू प्रोटेक्ट each part of India from external aggression. Constitutionally, you are mandated
to protect each part of India from internal disturbance. वो कौन करेगा? वो किसकी जिम्मेदारी है? नहीं, हमें वहां से वोट नहीं मिलते। हाँ ठीक है, मालदा में आप कभी नहीं जीतोगे, तो गारंटी के साथ लिख के दे देते हैं आपको। वो जो पर्टिकुलर एरिया है वहां से आप कभी नहीं जीतोगे, तो आप उसको कह दो कि साहब आप बांग्लादेश में चले जाओ। व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक इज दिस? ये कह रहे हैं कि अरे साहब अभी कर देंगे तो हार जाएंगे। ठीक है, हार जाओ यार, देश का काम तो करो, देश के लिए अपनी प्रतिबद्धता तो दिखाओ। या हर चीज के नहीं नहीं हम वही काम करेंगे जिससे हमको वोट मिले। जहां हमें वोट नहीं मिलेंगे वहां हम बिल्कुल कुछ नहीं। मान लीजिए हमको कहीं उम्मीद हो कि साहब की अगर मुसलमानों ने मान लीजिए हिंदुओं को या मार दिया या मुसलमानों के 5% वोट मिल जाएंगे तो हम मुसलमानों के साथ खड़े रहेंगे। ये इज दिस द लॉजिक? दिस इज एब्सोल्युटली अब्सर्ड। अरे भैया, ये मनुस्मृति में मनु ने भी कह दिया कि यदि प्रजा को अपराधी तत्व परेशान कर रहे हैं और राजा चुप रहता है तो ये मान लो कि वो राजा मरा हुआ सा है। कि आज की बात नहीं, हजारों हजारों साल पहले जो है वो लोग ये मॉरल प्रिंसिपल बता गए हैं कि राजधर्म क्या होता है। आप राजधर्म की पालना करेंगे या नहीं करेंगे, या केवल वोट धर्म की पालना करेंगे, ये प्रश्न है। अब टाइमिंग शाइमिंग सब ठीक है, अब टाइमिंग आप एक थोड़ा इधर थोड़ा उधर कर लो, इंटेंट तो दिखाओ भाई। मैं तो इंटेंट इसलिए इससे समझता हूं, आज तक टिल डेट जो आर्टिकल 256 और 257 में इनको पावर है डायरेक्शन इशू करने की, वो इन्होंने नहीं किए 11 साल में एक बार भी। क्यों भाई, उससे क्या हो जाता है? उसमें भी डर है। उसमें क्या डर है? एटलीस्ट पेव द वे। यानी हाईकोर्ट को आके कहना पड़ा कि साहब यहां पे सेंट्रल फोर्सेस लगाओ। दैट्स अ शेम। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड योर बंगाली फ्रेंड हु से कि नहीं नहीं अभी मत करो, ऐसे करो वैसे करो, हम मारे जाएंगे। 99% ऑफ देम डू नॉट वोट फॉर they are बीजेपी highly एनीवे। political as a this thing and जो मेरे को वही आपके लेवल के जो वहां का जो भद्रलोक है, वो जो 1-2% जो ममता के साथ बैठा हुआ है, वो तो वैसे ही वोट नहीं करता। उनको तो धमकाना सबसे आसान है। वोट नहीं करता मतलब they just don't vote or they don't vote for you sort of a thing. आइदर वे Okay. वहां तो इतना आसान है कि वो जो आपके सोसाइटीज हैं उनको सामने जाके वो तृणमूल के गंडे गुंडे खड़े हो जाते हैं। एक बंदा जो है वो बाहर वोट देने के लिए नहीं निकलता। तो ऐसे लोगों की बात सुनेंगे आप, या उनकी सुनेंगे जो ग्राउंड पे बैठे हुए हैं और उम्मीद से हैं कि साहब कि किसी दिन आप उनकी रक्षा कर लेंगे। सर यहाँ पर एक और बड़ा एक पहलू है बंगाल का। फॉर एग्जांपल द पॉलिटिक्स वी नो, एंड पिछली बारी हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। बंगाल इज एन इनेटली वायलेंट प्लेस। इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आपके दिमाग में क्या दिखता है सर? एंड ये नाउ दिस इज कमिंग आउट टू बी अ पब्लिक फैक्ट। पहले छुपे छुपे लोग बोलते थे, बट बंगाल की पॉलिटिक्स एंड बंगाल का, आई वोंट से कल्चर बिकॉज कल्चर इज ब्यूटीफुल नो डाउट, बट जो आज जो चीजें दिखती हैं इट इज इनेटली वायलेंट। And we are not seeing that in West Bengal. We are seeing that in although I don't, आज के बाद मैं बंगाल उसको बोलूंगा नहीं, बट बंगाली कल्चर जो कॉपी पेस्ट करके बांग्लादेश में लेके गए हैं ये लोग चुरा के यहाँ से, वहां पर भी वही चीज दिखती है। दे सो वायलेंट, दे वांट टू किल ईच अदर। इज देयर अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन? उस पे मेरे कुछ प्राइवेट विचार है, बिकॉज आई हैव स्टेड देयर अ लॉन्ग टाइम। आई डिड माय कॉलेज फ्रॉम कलकत्ता, तो वो बट आई वोंट एयर इट इन पब्लिक। बट आई डोंट बाय दैट फुली। क्यों? क्योंकि असम वाज इवन मोर वायलेंट। ट्रू, या। एंड लुक एट असम टुडे। यूपी का जो लेवल ऑफ वायलेंस था उसके मुकाबले बंगाल कहीं ठहरता नहीं है। आई कम फ्रॉम यूपी। आज क्या हाल है? तो दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज
for not doing anything. बाकी सर आपको मेरे को आपसे एक दो रिएक्शन लेने हैं। एक वो जो अब मुझे पता है आप, मैं शंकराचार्य बोलूंगा तो बहुत गुस्सा हो गया, तो मैं बोलता नहीं। सरस्वती जी जो हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है कि भाई जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का कोई चीज नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। तो आपका कुछ हम इसी के बारे में तो बात कर रहे हैं इतनी देर से हम। जिहाद तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ही होता है ना। कहाँ जिहाद है सर? हिंदू मुस्लिम नहीं है सर, ये तो ऐसी है। वो दो ग्रुप्स थे सर। जिहाद डजंट नेसेसरीली हैव टू बी हिंदू मुस्लिम भाई। जिहाद इज व्हाट? डोमिनेशन। माय पॉइंट इज दैट आज भी लोगों में एक वो है कि नहीं नहीं यार, दिस वाज अ स्पोरेडिक इंसिडेंट। आई हर्ड समबडी सेइंग दैट दिस वाज अ स्पोरेडिक इंसिडेंट। मैं बोला स्पोरेडिक इंसिडेंट? उस स्पोरेडिक वाले को वहां पे थोड़े दिन के लिए ट्रांसप्लांट कर दोगे भाई, तू जा और उधर रह थोड़े दिन। एंड इट्स बीन बैड सर। देखिए जो मुर्शिदाबाद एट 1947 उसकी द डेमोग्राफी वाज बैड। 65 तक खराब ही होगी। अभी अरे तो यार बहुत हम ही खराब है। कलकत्ता में रहते थे 77 to 81 आई वाज देयर इन कॉलेज जी। और हमको सबको पता था कि भाई आफ्टर अ सर्टेन टाइम, शाम ढले के बाद किन एरियाज की तरफ से नहीं जाना है। ये आप अपने टाइम की बात बता रहे हो, आज तो क्या मैं होगा? बता रहा हूँ 1977 to 81। देयर यू गो। सबको पता था कि भैया वो जो किदिरपुर की तरफ से जो बस आती है वो नहीं लेनी है। क्यों? इतना सेंस तो सभी में है। आपके बंगाली वालों से पूछ लो ना कि रात के 10 बजे बाद किदिरपुर एरिया में जाओगे क्या? पूछो आप उनसे। दूसरा सर, तबलीगी जमात के मौलाना साद ने बोला है कि भाई इस्लाम डज नॉट परमिट रिबेलियन अगेंस्ट द नेशन। मुस्लिम्स बट मस्ट रिस्पेक्ट एंड फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड एंड कंटिन्यू एंड रिस्पेक्ट व्हाटएवर द गवर्नमेंट हैज कम आउट विद। ये किसने बोल दिया? तबलीगी जमात के हेड ने, मौलाना साद। मौलाना साहब से तो जो चाहो बुलवा लो आजकल। है कहाँ वो? है कहाँ वो? नहीं वो तो पता नहीं, मेरे को चेक करना पड़ेगा, इधर उधर कहीं होंगे। बट सर देखिए बात तो वही है ना, आपको किसी से कुछ बुलवाना है तो मतलब पूंछ पे पैर है। तो गेम तो वही होना चाहिए ना सर, पूंछ पे पैर रखो। नहीं, कोई भी मौलाना जो है वो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। the holy book is absolutely clear। कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 100 एंड लास्ट आई काउंटेड कितना उसमें है, मैं लिखा था उसमें टोटल अबाउट 140 places they talks of qital and total of about 71 places it talks of jihad। तो जिहाद को तो ये ऑब्फस्केट कर लेते हैं कि जिहाद मींस बड़ा जिहाद, छोटा जिहाद। व्हाट अबाउट क़िताल? क़िताल तो सीधे कत्ल से आता है। तो 140 जगह क़िताल लिखा हुआ है और लिखा है क़िताल फर्ज है। 2.216 पढ़ लीजिए, जो भी लोग सुन रहे हो आपको क्या कि भाई बड़ी किताब का 2.216 क़िताल इज फर्ज, इट इज मैंडेटेड। आपको लड़ाई करनी है, आपको लड़ाई और कत्लो गारत करनी है इन द वे ऑफ अल्लाह। वो दैट इज मैंडेटेड भाई। तुमको इस्लाम जो है वो सभी जगह नाफिज करना ही करना है। आप किसी से पूछ लो कि साहब अभी उस दिन आपको एक वो हमारे एक्स मुस्लिम बोल रहे थे ना कि इस्लाम में शिर्क जो है वो रेप से बड़ा गुनाह है। रेप वाला जो है उसको माफी मिल सकती है और शिर्क वाले को नहीं मिलेगी। तो दैट इज known to everyone who has studied the holy book। Plus there is this system of what is called कि दीन में अकल का इस्तेमाल नहीं करना है, जो आलिम उलमा कहे उसको फॉलो करना है। तकलीद बोलते हैं इसको। कुछ लोग इस पे हुज्जत करते हैं कि साहब तकलीद शिया की है, सुन्नी की नहीं। ना, सब जगह है ये तकलीद। मुक़ल्लिद है ये सब के सब मुक़ल्लिदैन। तो ये जो मुक़ल्लिद है ये तो दिमाग तो लगाना ही नहीं है ना, मना है। दिमाग लगाओगे तो जन्नत जो है वो खोटी हो जाएगी। तो इसलिए ये
बीच बीच में जो ये कर देते हैं ना, ये मौलाना साहब ने कह दिया कुछ, इधर उधर कुछ दिया कुछ, नो मीनिंग भाई। सबसे बड़ा अल्तकैया तो देवबंदियों ने किया था आज तक का, जो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमको पार्टीशन नहीं चाहिए। तो उनको हमारे नेहरू चाचा ने कहा कि साहब ये तो बड़े देशभक्त हैं, उनको पता ही नहीं था कि ये क्यों कह रहे थे, क्योंकि उसी तकरीर एक 1945 में एक तकरीर हुई थी जिसमें मजलिस हुई थी, जिसमें देवबंदी और बरेलवी दोनों साथ साथ शामिल थे। तो देवबंदियों ने वहां साफ साफ कहा था, वो मदनी हुसैन अहमद मदनी, जिनके आपके बेटे और वो जो हैं चल रहे हैं आजकल, तो उनके पहले बड़े बेटे बने थे, फिर छोटे बेटे हैं वो अरशद मदनी, और बड़े बेटे के बेटे वो महमूद मदनी है, चाचा भतीजा, महमूद, हाँ आपस में लड़ते रहते हैं चाचे भतीजे। हाँ। हाँ, लेकिन जब मौका आता है तो दोनों एक ही मंच पे दिखते हैं आप। तो वो साफ साफ बोला था कि भाई हमारा आपका मकसद एक ही है, और मकसद ये है कि हमें बर्रे सगीर को, बर्रे सगीर मतलब बर्रा बोलते हैं कॉन्टिनेंट को, सगीर मतलब छोटा है, यानी सब कॉन्टिनेंट, हमें बर्रे सगीर को पूरी तरह से इस्लाम में बदलना है। लेकिन हम आपके मेथड से एग्री नहीं करते हैं। आपने अगर इसको देश को पार्टीशन करा दिया तो फिर एक जगह जहां हिंदू मेजोरिटी हो जाएगी वहां हमको कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये दिक्कत है। तो It इसलिए seems like ये उल्टे पुल्टे, आखिरकार तबलीगी जमात है तो देवबंद का ही पार्ट है, और देवबंद में आप हम्म, देखते रहते हो कि कभी चाचा कुछ बोलता है, भतीजा उसका उल्टा बोल देता है, फिर दोनों एक जगह जाके खड़े हो जाते हैं। वही है सर, बट तो आखिर में ये मैं इन चीजों का कोई मतलब नहीं होता। दीज स्ट्रे स्टेटमेंट्स डोंट मीन अ थिंग। स्टेटमेंट्स एग्जैक्टली, बट आखिर में मैं आपसे एक चीज जो पूछूंगा, जो इस देश के अंदर शरीयत है, वक्फ, ट्रिपल तलाक था, 370 भी उसी एंगल में लेके करे जाता था, अभी तो यूसीसी की बात चल रही है, और कल एक वो यूसीसी लोडिंग डॉट डॉट डॉट, मोदी इज नॉट वीक। आई मस्ट से आई एम इम्प्रेस्ड विद दैट वीडियो, हाँ, जो भी कह लो। That is pretty good. I did a show on that today. गुड वीडियो, आई मीन समटाइम्स दे कम अप विद सम वेरी इंप्रेसिव स्टफ, वो बात तो ठीक है। दिस इज अ ब्रेक ऑन दैट इंटायर इकोसिस्टम, जो इंटायर इस्लामिक इकोसिस्टम है। एंड अगर आप ये चीजें तोड़ देते हो तो फिर ट्रू सेक्युलरिज्म की तरफ जा रहे हो ना, ट्रू सेक्युलरिज्म, जो ऑल्दो हमको नहीं चाहिए इस देश के अंदर, वी वांट इंक्लूसिविटी नॉट सेक्युलरिज्म। तो आपको क्या लगता है ये जो रिएक्शंस अभी आएंगे, दीज विल गेट मोर इंटेंस, दे विल गेट दिस थिंग, बिकॉज अगर यूसीसी ये लोग कर रहे हैं, दे सीम हार्ड बेंट ऑन इट, समवेयर डाउन द लाइन यू कैन मेक आउट कि इनका अब यार ये तो करना ही करना है, अब चाहे जो मर्जी हो जाए, वी हैव टू पुल इट फॉर। यूसीसी पे तो जुडिशरी भी कुछ नहीं कर सकती ना, क्योंकि उन्होंने 10 बार डायरेक्शन दे रखे हैं कि यूसीसी लाइए। या तो हाउ, आई मीन व्हाट विल बी द पॉलिटिक ऑफ दैट, एंड ये जो इसका इम्पैक्ट ये इस्लामिक लॉबी पे पड़ेगा, एंड वी कैन सी दैट पूरा दुनिया में एक्टिवेट हो अरे रहा है वो तो कैसे। भाई दैट इज बी कैटास्ट्रोफिक। लिबरेटिंग द वुमेन इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू द इस्लामिक इकोसिस्टम। तो आप क्या रेकमेंड करोगे, हाउ टू प्लान दिस आउट सर, बैंडेड और स्लो एंड स्टडी? नहीं नहीं, तो सेंट्रल लॉ लाइए ना, सेंट्रल लॉ। आपको कॉन्स्टिट्यूशन की मैंडेट है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन की मैंडेट है, और उसमें ये भी है कि भाई अगर कोई चीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के कंफॉर्मिटी में की जाती है तो उसका जुडिशियल रिव्यू ही लिमिटेड है। हम्म, सो ये आई मीन बिकॉज माय मेन पॉइंट इज दैट ये जो पूरा इकोसिस्टम टूटा है, इसको काफी जोर से झटका लगा ऐसा, व्हाटएवर सेड एंड डन, एंड दे बेसिकली थॉट दैट ये अभी भी खेल पाएंगे, बट दे नॉट एबल टू प्ले इट आउट, भाई हम रोक लेंगे, अरे हम भाई नहीं उनकी तो रोकेंगे। बड़ी उम्मीदें थी कि ये तो हमने जो है वो सरकार कमजोर कर दी है, और सरकार कमजोर करने के बाद तो अब तो ठीक है, अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने करके नहीं दिखा नहीं, दिया। मोदी तो वीक है दैट सर, इज अ ऐसा बिग ब्लो, दैट इज अ नहीं। बिग ब्लो। दे गॉट 4 years टू गो। दे कंटिन्यू लाइक दिस। आई रिमेम्बर हमारे भाऊ तोरसेकर कहते हैं कि साहब की सरकार गिराओगे तो सरकार बनानी भी पड़ेगी, और मोदी इज नॉट वरीड। सरकार आज गिरती है तो आज गिर गिर जाए, और उनको भी पता है कि सरकार गिराएंगे तो कुछ उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद तो फिर अगर वापस आएगा मोदी तो 400 लेके आएगा। हाँ, आई मीन दैट्स वेरी क्लियर,
दैट्स वेरी क्लियर। और जो भी बनेगी, अगर इनके अलावा कुछ बनेगी भी, वो 1 साल नहीं चलने वाली। ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, बिकॉज दिस कंट्री इज टू यूज्ड टू गुड थिंग्स हैपनिंग ऑल द टाइम। हम उससे भी सेटिस्फाइड नहीं होते, हम तो उस पर भी क्रिम मारते हैं कि यार तो और ज्यादा होना चाहिए, ये ठीक नहीं है, राइट? यू गाइस आर ब्लडी इनएफिशिएंट, बट रिजाइन ऑल ऑफ यू। So we are, you know, in a very, very नहीं नहीं, demanding sort of so space. many things that we take for granted today, especially कि जब बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हो रहे हैं और सिक्योरिटी सिचुएशन largely in 90% part of the country is so good. The large measure is due to this government and economy is steady. You survived COVID very well. Actually, you thriving after that. और जो आज जो आपका एंगेजमेंट हो रहा है, और चाइना बेचारा रो के आपके पाँव में पड़ रहा है कि अच्छा ठीक है साहब, हम माइनर इक्विटी में भी काम चला लेंगे, हमको तो बस आप अलाउ कर दो किसी तरह से। तो ये जो सब हो रहा है, ह्यूज अचीवमेंट्स, नो डाउट, बट आई ऑलवेज से इंटरनल सिक्योरिटी और ये जो पार्ट है ना, that leaves a lot to be desired. And I agree with you, sir. And, you know, in not justifying anything or anything like that, but our internal security is also a bloody. Particularly dealing with these states. यार क्या है ये ममता क्षमता जो It's a आप hell लोग hole. Yeah. हैं? But ठीक है, I think अरे you know, अभी जो कर रहे हैं वो बीएसएफ को भेज दिया, बीएसएफ ने इनको ठंडा भी कर दिया, जो थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करना था वो भी कर दिया। अब यही काम आप कर रहे हो यार, हाईकोर्ट के कहने से खुद करते तो कितना अच्छा होता। नहीं, आप कह रहे हो कि साहब 450 किलोमीटर हमें जमीन नहीं दे रहे। अरे भाई डायरेक्शन जारी करो ना, आप वो डायरेक्शन नहीं कंप्लाई करेंगे। आप जिस दिन डायरेक्शन जारी कर दोगे 256 257 में, मैं कह रहा हूँ आपका आधा काम हो जाएगा। apart from that ना, political niceness, I think वो उससे हटना पड़ेगा। And योगी जी से सीख लेना और किसी को छोड़े। नहीं सर, इनका तो था ना पॉलिटिकल नाइसनेस, ये भी कौन से इतने अच्छे आदमी हैं साले। Amit Shah ji and all that, they are all very hardcore people. So they need to come back to that, you know, एक वो political niceness. I think वो जो इतना deep state का pressure आया था, उससे एक political niceness आ गई है। I think that needs to shed off and वो हो जाएगा। आखिर में एक छोटा सा सवाल 1 मिनट का मैं आपसे पूछूंगा सर। ये जो I mean एक भारत के अंदर इकोसिस्टम जिसको हम बोलते हैं, which is headed by the judiciary, and I call it the triangle. So Modi attacked the urban Naxals, then he attacked their NGOs, then he attacked the Bharwala people. ट्रम्प से मदद लेके यूएसएआईडी तोड़ा। इन सबको प्रोटेक्शन मिलता है जुडिशरी से। तो मैंने एक ट्रायंगल का एक डायग्राम बनाया है सर इसके ऊपर। तो ये क्या, ये पिनिकल ऑफ द बैटल, अभी आप उसमें खड़े हैं? That is if you join the battle. सर You haven't joined the battle. You haven't joined the battle with the apex of the system. मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, बिकॉज द बेस्ट वॉरियर इज द वन दैट विंस द बैटल विदाउट फाइटिंग। वो शुनजू वाला पुराना हो गया वो। सर यू नो द मेन थिंग इज दैट आई थिंक इट्स द टाइम व्हिच इज वेरी क्रिटिकल, क्योंकि इस देश के अंदर वो एक सिचुएशन पहुंची है वेयर यू, दिस इज लाइक द मेक और ब्रेक सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन। जो एक बस हमने 20 साल पहले मिस करी थी, प्रॉब्ली वी आर जस्ट देयर टू गेट ऑन टू द बस एंड मूव फॉरवर्ड। ऑन दैट नोट सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। आई नो आप दूसरे देश में हैं, अभी भी एडजस्ट कर रहे हैं, बट स्टिल यू हैव टेकन आउट टाइम फॉर मी। थैंक यू, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। एंड फिर मिलते हैं आपके चैनल में अगली बारी। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ऑडियंस से सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।